फ्रेंड्स, आज की कहानी है दीवानी भाग 10। पिछले भाग में आपने पढ़ा, रिया ने अपनी दर्द से लाल हो रही आंखों को धीरे से खोला और सामने दीपक को देखकर एकदम से उठकर बैठ गई। अब आगे, भैया आप यहाँ क्यों? मैं नहीं आ सकता हूँ तेरे पास में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आप आज तक मेरे कमरे में नहीं आए, इसीलिए पूछ रही हूँ। हाँ, क्योंकि आज से पहले तू कभी भूखी भी इस तरह से नहीं सोई, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो गई हो। तूने हमेशा खुद को संभाला है और आज यूँ इस तरह से करेगी तो तुझे क्या लगता है कि मेरे गले से पानी भी उतरेगा? खाना तो बहुत दूर की बात है। रिया दीपक की गोद में सर रखकर लेट गई। उसके आंखों से आंसू फिर से किसी झरने की तरह बहने लगे। वो बोली, भैया मुझे खुद से अलग मत करिए, मैं नहीं रह पाऊँगी इस तरह से। मुझे कहीं नहीं जाना है, कोई शादी वादी नहीं करनी है, मुझे आप सबके ही साथ रहने दीजिए ना। पगली, बस इतनी सी बात के लिए अपने कीमती आंसुओं को बहा रही है। मैं कौन सा तेरी शादी करने जा रहा हूँ। मैंने सिर्फ इतना ही कहा है कि अगर तुम्हें लड़का सही लगे तो ही बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो जैसे विक्की को बाहर का रास्ता दिखाया था वैसे ही इस बार भी होगा। पर भैया, रिया मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होगा। चलो अब खाना खा लो। दोनों ने एक दूसरे को खाना खिलाया और थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। दीपक रिया के सोने के बाद कमरे से बाहर आ गया। बाहर भाभी, माँ और मोनिका शायद दीपक का ही इंतज़ार कर रहे थे। दीपक ने जब सबको रिया के बारे में बताया तो एक बार को सभी को बहुत खराब लगा। फिर दीपक ने कहा, अब बस जल्द ये सब खत्म होने वाला है। वर्तमान आज जब रिया सोकर उठी तो माँ ने कहा, बेटा जल्दी से उठ और फ्रेश होकर तैयार हो जा, लड़के वाले कभी भी आते होंगे। रिया कसमसाती हुई बोली, ओहो माँ, भैया को बहुत जल्दी है ना मुझे घर से भगाने की। अभी कल ही तो मैं टूर से वापस आई हूँ और कल रात में भैया से इस बारे में बात भी हुई थी मेरी, पर कोई फ़ायदा नहीं। माँ ने कहा, देख बेटा, ये सब बातें बाद में भी हो सकती है ना, तू ना जल्दी से तैयार होकर बैठ। माँ इतना बोलकर बाहर चली गई और पीछे छोड़ गई रिया को अभिषेक की फ़ोटो को अपने सीने से लगाए सिसकते हुए। कुछ देर बाद उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अभिषेक तुम मुझसे वैसे तो दूर हो ही गए हो और अब ये घर और दुनिया वाले मुझे तुम्हारी यादों के सहारे भी नहीं जीने देना चाहते हैं, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। मुझे तुम्हारी यादों से कोई भी अलग नहीं कर सकता, खुद तुम भी नहीं, सुना तुमने? और वो अभिषेक की फ़ोटो से लिपट कर फिर से सुबकने लगी। वो बुझे हुए लेकिन एक दृढ़ निश्चय लेकर बाथरूम में घुस गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई और उसने अलमीरा से अभिषेक का फेवरेट कलर येलो कलर का अनारकली निकाला और तैयार होने लगी। आज वो सब कुछ अभिषेक की पसंद का पहन रही थी। कितना अच्छा होता अगर आज उस अनजान लड़के की बजाय तुम आते मुझे देखने। देखो ना, मैं बिल्कुल वैसे ही तैयार हो रही हूँ, अभिषेक जैसा तुम चाहते थे। ये कहकर वो अपने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। उसने सोच लिया था कि उस लड़के से क्लियरली बोल दे कि वो किसी से इतना प्यार करती है कि आज भी उसी के इंतज़ार में उसी की पसंद का श्रृंगार करके बैठी हुई उसका इंतज़ार कर रही है, चाहे वो आए या फिर ना आए। मोनिका जब उसे लेने के लिए अंदर आई तो एक घड़ी वो भी रिया को देखकर चौंक गई, पर उसने खुद को संभाला और रिया के कान के पीछे नज़र का टीका लगाते हुए बोली, आज तू बहुत सुंदर लग रही है, किसी की नज़र ना लग जाए तुझे। चलें। और रिया ने चुपचाप अपनी गर्दन हिला दी। रिया नीचे निगाह किए हुए बाहर हॉल में पहुंच गई। उसके पैर कांप रहे थे। वो मोनिका के एक हाथ को बहुत मजबूती से पकड़े हुए थी, बावजूद इसके वो थर-थर कांप रही थी। उसके मन में यही चल रहा था कि सब कुछ सच सच बताने के बाद भी अगर वो लड़का नहीं माना या फिर उसके भैया ही जिद पर अड़ गए तब वो क्या करेगी। रिया ने एक बार भी ऊपर की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा और ऐसा लग रहा था कि वो अब रोई और अब रोई। वो किस तरह से खुद को जपत किए बैठी थी, वो सिर्फ वही जान सकती थी, या फिर वो इंसान जो बहुत देर से बस रिया को ही देखे जा रहा था। भाभी ने इशारे में दीपक से कुछ कहा तो दीपक ने मोनिका से कहा, मोनिका ज़रा रिया को पीछे बैकयार्ड की तरफ ले चलो। और फिर उसने इशारे से उस इंसान से भी कहा कि प्लीज़ आप भी जाओ और एक दूसरे से जो भी कहना सुनना है आराम से कहिए। मोनिका रिया को बैकयार्ड में बने झूले के पास खड़ा करके जाने लगी तो रिया ने मोनिका का हाथ पकड़ लिया और कहा, प्लीज़ मोनिका यहीं रुक जाना मेरे साथ में। मोनिका ने कहा, परेशान मत हो,
बस जो भी तेरे दिल में हो उसे बता देना, वो समझ जाएगा। अच्छा मैं चलती हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी। मोनिका वहाँ से चली गई। रिया झूले की कड़ी पकड़कर खड़ी थी। थोड़ी देर में उसे लगा कोई वहाँ पर आ गया है और उसने एक तिरछी नज़र से देखा तो समझ गई ये वही लड़का है जो आज उसे देखने के लिए आया है। दरअसल वो ये कन्फर्म करना चाहती थी कि कहीं उस लड़के के साथ भैया तो नहीं आए हैं, नहीं तो फिर वो अपनी बात उसके सामने कैसे रख पाएगी। रिया ने बिना उसको देखे, बिना उसकी तरफ मुड़े ही कहना शुरू कर दिया, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं किसी से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे उसका इंतज़ार है। वो ऐसे ही किसी होली वाले दिन मेरे घर आने के लिए बोल कर गया था। मुझे उसका इंतज़ार है और हमेशा रहेगा। मुझे नहीं पता वो कभी आएगा भी या नहीं, पर मुझे उसका इंतज़ार हमेशा रहेगा। मैं उसके सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती हूँ। आप प्लीज़ भैया से शादी के लिए मना कर दीजिए। इतना कहते कहते उसका गला भर आया और उसके बाकी के शब्द उसके गले में फंस कर रह गए। पर मुझे तो तुमसे ही शादी करनी है रिया, और मैं भी तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकता हूँ। रिया के कानों में जैसी ही आवाज़ पड़ी उसे लगा शायद उसे कोई धोखा हुआ है और उसने अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर लिया। रिया, मैंने कहा था ना कि मैं होली पर छुट्टी लेकर तुम्हारे घर आकर तुम्हारे भैया से हमेशा के लिए तुमको मांग कर ले जाऊंगा। देखो आज भी होली ही है। मुझे पता है थोड़ी सी देर हो गई, पर मैंने अपना वादा पूरा किया। रिया ने अब धीरे धीरे से पीछे मुड़कर देखा और देखते ही पहले तो उसकी मरजानी आंखें फिर से बरसने लगी और इससे पहले कि वो खुद को संभालती वो ज़मीन पर बेहोश होकर गिर गई। पर बेहोश होने से पहले उसकी जुबान पर बस एक ही नाम था, अभिषेक। अभिषेक भागकर उसके गिरने से पहले ही उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। रिया, रिया आंखें खोलो, होश में आओ रिया, मैं हूँ अभिषेक, तुम्हारा अभिषेक। अभिषेक ने रिया को अपने गले से लगा लिया और रोते हुए कहने लगा, आई एम सॉरी रिया, आई एम रियली सॉरी रिया। मैंने तुम्हें जाने अनजाने में बहुत तकलीफ़ दी है। मेरी वजह से आज तुम्हारी ये हालत हो गई है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रिया ने अटक अटक कर कहा, माफ़ी बस एक ही शर्त पर मिलेगी। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है रिया, बस खुद से दूर जाने के लिए मत कहना। अभिषेक ने उसे कहा, अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना, मैं नहीं जी पाऊंगी तुम्हारे बिना अभिषेक। अगर आगे कभी भी ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करने के बजाय तुम्हारे पास ही आ जाऊंगी। बहुत दुखता है यहाँ पर। रिया ने अभिषेक का हाथ लेकर अपने दिल के ऊपर रखते हुए कहा, अब सहन नहीं कर पाऊंगी तुमसे अलग होने का गम। और वह अभिषेक के गले लगकर रोने लगी। दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ रखा था। रिया ने उससे रोते हुए ही पूछा, कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? एक बार भी मेरी याद नहीं आई तुम्हें? तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊँगी? क्या होगा मेरा? अभिषेक ने रिया के आंसू पोंछे और कहा, सब बताऊंगा, पर अभी के लिए तुम बस इतना ही जान लो कि मौत भी मुझे तुमसे अलग नहीं कर पाई। अंदर चलें, भैया इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी बहन को उनका पसंद किया हुआ लड़का पसंद आया या नहीं। रिया ने जब अभिषेक की तरफ हैरानी से देखा तो अभिषेक ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैंने वादा किया था ना कि तुम्हें तुम्हारे भैया से हमेशा के लिए मांग कर ले जाऊंगा, अपने साथ अपना बनाकर। दोनों अंदर हॉल में आ गए जहां सब बातें करते हुए शायद उन दोनों का ही इंतज़ार कर रहे थे। रिया ने अब धीरे से अपनी नज़र उठाकर अपने चारों तरफ देखा। सभी थे वहाँ पर, मोनिका, सौरभ, भाभी, भैया, माँ, सभी लोग उसे इस तरह से सबको देखते हुए पाकर हंस रहे थे। रिया झेप गई और अपनी निगाहें नीचे करके बैठ गई। भाभी ने कहा, बस थोड़ी सी देर में पंडित जी आने वाले हैं, वो पत्रा देखकर सगाई और शादी का शुभ मुहूर्त बता देंगे, फिर उसी हिसाब से हम लोग तैयारियां शुरू कर देंगे। तब तक मोनिका 2 थालियों में अलग अलग रंगों के अबीर गुलाल लेकर आ गई और कहने लगी, बस एक बार डेट फिक्स हो जाए शादी और सगाई की, फिर जी भरकर होली खेलेंगे। सौरभ ने भी कहा, हाँ बिल्कुल, इस बार पिछली सब होलियों की कसर निकालनी है। रिया ने अभिषेक को एक नज़र देखा तो अभिषेक को अपनी तरफ देखते हुए पाकर झेप गई और अपनी निगाहें नीचे करके बैठ गई। थोड़ी देर में पंडित जी अपनी झोली झंडी लेकर वहां आ गए। दीपक ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए, उसके पीछे अभिषेक और सौरभ ने भी पंडित जी के पैर छुए। पंडित जी ने थोड़ा जलपान किया और पत्रा देखकर विचारने लगे। थोड़ी देर तक उन्होंने ग्रह नक्षत्रों को लेकर जोड़ना घटाना शुरू किया
और फिर पत्रा को एक तरफ रखते हुए मुस्कुराते हुए बोले, दीपक बेटा, लड़का लड़की दोनों की ही कुंडली मिलाकर देखने पर सगाई के लिए आज शाम का और 1 महीने बाद का शादी का बहुत शुभ मुहूर्त निकल रहा है। शादी का मुहूर्त सुनकर वो सब खुश हो गए, पर सगाई आज शाम को ही थी। ये सुनकर सब थोड़े से परेशान हो गए। पंडित जी ने उन सब की परेशानी समझकर कहा, यजमान फिर परसों से होलास्टिक लग जाएगा और कल होली है। दोनों ही दिनों में सगाई का कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा है। अभी भी 5-6 घंटे का समय है। इतने समय में एक सगाई तो क्या 2-2 सगाई का इंतज़ाम हो जाएगा। पंडित जी की बात सुनकर सब हंसने लगे और दीपक ने हंसते हुए कहा, जी पंडित जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी से ही जुट जाते हैं तैयारियों में। भाभी रिया को लेकर अंदर कमरे में आई और कहा, रिया चलो फटाफट से तैयार हो जाओ। मार्केट चलकर तुम्हारे लिए और अभिषेक के लिए कपड़े भी लेने हैं और फिर उसके बाद रिंग वगैरह भी तो सिलेक्ट करनी है। भाभी बोले जा रही थी और रिया बस उनकी तरफ एकटक देखे जा रही थी। भाभी ने उसके कंधे पकड़कर कहा, अब क्या हुआ? रिया ने कुछ नहीं कहा और उनके गले लगकर सिसकने लगी। भाभी ने भी उसके सर पर हाथ फिराते हुए कहा, पागल, हर बात पर रोना ज़रूरी है क्या? थोड़ी देर में सभी लोग मार्केट के लिए निकल गए। एक कपड़ों की बड़ी सी शॉप पर जाकर रेखा और मोनिका ने रिया के लिए एक एक करके कई सारे कलर और डिज़ाइन के लहंगे निकलवाए और रिया से उन सबको ट्राई करने के लिए कहा। रिया ने कहा, इतने सारे ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ये वाला पसंद है। और उसने ये कहते हुए लेमन कलर का एक लहंगा उठा लिया और उसे लेकर ट्रायल रूम की तरफ चली गई। दुकान वाले ने कहा, वाह, दीदी की पसंद तो बहुत अच्छी है। एक ही बार में कितना यूनिक डिज़ाइन और कलर सेलेक्ट किया है। मोनिका और रेखा दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। रिया ने अभिषेक की पसंद का ही तो कलर सेलेक्ट किया था। रिया जब लहंगा पहनकर बाहर निकली तो रेखा ने तो जल्दी से उसे एक नज़र का टीका लगा दिया और कहा, किसी की नज़र ना लगे तुझे, बहुत प्यारी लग रही है। और सच में हर आता जाता एक नज़र रिया की तरफ ज़रूर डालता। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।